नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस की सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक और बहुत ही शानदार लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। अपना नोटबुक एंड पेन साथ में लेके बैठना है आप लोगों ने। एंड जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूँ बताऊँ, आप लोगों ने उसको नोट करना है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ। जियो साइंस में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक यही है। एक क्वेश्चन जो है आपको हमेशा इस स्लाइड के आसपास देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करें तो सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थ जो है उसको हमने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर हम और इस को डिटेल से देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ के क्रस्ट की, तो ये अर्थ का सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे बाहरी परत है। अर्थ क्रस्ट जो है 2 टाइप की होती है, एक होती है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको क्रिस्टल क्लियर पता होने चाहिए। अगर मैं एक दो इम्पोर्टेंट डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो थिन होती है, पतली होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिक होती है। ठीक है बच्चों, जो ओशनिक क्रस्ट है वो यंगर है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओल्डर है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो मोस्टली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सी लेवल से नीचे मिलती है, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सी लेवल से ऊपर तक मिलती है ना। तो यहाँ पे 2-4 और डिफरेंसेस हैं जो आप जो है अपना देखेंगे, याद करेंगे। फिर इसके आसपास एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें मेजर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन लगभग 10 से 15 बार रिपीट हुआ है अभी तक। आपने जो है सीक्वेंस याद कर लेनी है कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उनका नाम एंड परसेंटेज। अर्थ क्रस्ट के बाद का जो हिस्सा है वो है मेंटल। मेंटल जो है वो उसको हमने फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। अपर मेंटल और क्रस्ट, ठीक है बच्चों, अपर मेंटल और क्रस्ट जो है इन दोनों को मिला के लिथोस्फीयर बनता है। क्या बनता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। ठीक है बच्चों, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। इसके नीचे का हिस्सा जो है वो है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल के बाद में आता है आपका कोर। कोर को हमने फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनर कोर और आपका आउटर कोर। इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है, आउटर कोर जो है वो
क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन मैग्मा से जो है मिलके बना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी अर्थ जो है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर हमने अभी जिसकी बात की देखें, हमने इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। कैसे कैसे हमें पता चला कि ये क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद में यहाँ से मेंटल स्टार्ट हुआ, मेंटल के बाद यहाँ से आउटर कोर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इनर कोर आया। कैसे पता चला? ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉम्पोजिशन। अर्थ का जो अलग अलग हिस्सा है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है ना, वो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है। अगर हम जो है इनर मोस्ट लेयर की बात करें, यानी कि कोर की बात करें, तो ये बना होता है किससे? आयरन एंड निकल से, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो किसका बना है, मेंटल किसका बना है, क्रस्ट किसका बना है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है ना। इस टाइप से आप इसको बहुत अच्छे से याद करोगे। यहाँ तक जितनी हमने बात की, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे पता चला कि भाई हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग हिस्सों की बनी हुई है, तो उसका आंसर आया कॉम्पोजिशन। तो जैसे ही कॉम्पोजिशन चेंज होती है, वैसे ही सिस्मिक वेव्स जो हैं उनकी वेलोसिटी, स्पीड जो है वो वेरी करती है हमारे अर्थ के अंदर। तो जहाँ पे जो ये कॉम्पोजिशन चेंज होगा, वहीं पे सिस्मिक वेव की वेलोसिटी चेंज होगी, वहीं पे एक पॉइंट जो है कहा जाएगा, उसको कहा डिसकॉन्टिन्यूटी। जहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई सिस्मिक वेव की, वहीं पे उस पॉइंट को क्या कह दिया? डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूटी हैं। अगर देखें तो मेजरली हम 3 डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, मोहो, गुटेंसबर्ग एंड लेहमैन। ठीक है, मेजरली। ठीक है, इसके बाद में अगर और डिटेल में हम देखें तो आपका कॉनराड एंड रेपेटी जो है, 2 और डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, तो कुल मिला के आपकी कितनी डिसकॉन्टिन्यूटी हुई? 5। ठीक है, तो जो मैंने बताया मेजर 3 डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हमने अपनी अर्थ को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया। तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी ये मेंटल एंड कोर के बीच में। ठीक है, और आपका लेहमैन जो है ये आपका इनर एंड आउटर कोर के बीच में। ठीक है, तो ये मेजर डिसकॉन्टिन्यूटी हैं, इन पे मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन आते हैं। बट 2 और आपने याद कर लेना है इसके साथ साथ, इस पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है डिसकॉन्टिन्यूटी पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो हैं जितने यहाँ पे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको अगर अच्छे से करते हो तो उम्मीद कर सकते हो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपने पेपर में देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें लिस्ट मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2।
लिस्ट 1 आपका एरोजोल है एंड आपका लिस्ट 2 जो है सोर्सेज दिए हैं, इनको आपने मैच करना है। एरोजोल, एरोजोल क्या है? कोई भी टीनी सस्पेंडेड पार्टिकल हमारी हवा में, एम्बियंट एयर में, ठीक है, या इंडोर एयर में या वर्क जोन एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हों चाहे वो लिक्विड हों, वो क्या हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। उनको हमने पर्टिकुलेट मैटर कहा, एरोजोल कहा। ये अलग अलग सोर्स से रिलीज होते हैं, है ना। अगर हम इस बिहाफ पे इनको डिवाइड करें कि एक तो इस टाइप का एरोजोल है जो डायरेक्ट अपने सोर्स से इमिट होता है, एंड दूसरे टाइप का जो एरोजोल है वो क्या करता है? दूसरे किसी पार्टिकल के साथ में मिलता है और मिलके अपना पार्टिकल बनाता है, वो सेकेंडरी एरोजोल है। ठीक है, जैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी पोलूटेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये भी है। प्राइमरी पोलूटेंट क्या होते हैं? जो डायरेक्टली अपने सोर्स से इमिट होते हैं, एंड सेकेंडरी पोलूटेंट क्या होते हैं? जो कि आपके विभिन्न सोर्सेज से रिएक्ट करने पे बनते हैं, है ना। तो अगर आप प्राइमरी नेचुरल एरोजोल की बात करो तो सबसे पहला नाम आता है किसका? सोयल डस्ट, है ना। सोयल डस्ट कितनी उड़ती है आपको पता ही है, डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं हमारी एयर में, यह प्राइमरी नेचुरल एरोजोल। सेकेंडरी नेचुरल एरोजोल जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर जो रिलीज होते हैं आपके बायोजेनिक गैसेज से, वो सेकेंडरी एरोजोल होगी। वहीं पे प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल, जैसे कि आपने कोल बर्न किया, बायोमास बर्न किया, उससे सूट पार्टिकल रिलीज हुए। एंड सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल, जैसे कि SO2 रिलीज हुआ थर्मल पावर प्लांट से, उसने जो है रिएक्ट किया आपका एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से और सल्फेट बना लिया। ठीक है बच्चों, तो एरोजोल पे अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 5 से 7 बार क्वेश्चन आए हैं। एरोजोल क्या होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, एंड हेल्थ इफेक्ट क्या रहता है। ठीक है, इसमें आपका pH पे भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है एरोजोल को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो एरोजोल क्या होते हैं, उनका क्या हेल्थ इफेक्ट है और क्या उनके सोर्सेज हैं, कैसे उनको मेज़र कर सकते हैं, PM10 का क्या परमिसिबल वैल्यू है, PM2.5 का क्या परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, किस मेथड से इसको मेज़र करते हैं, इन पे आप फोकस करते हुए अपना इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ोगे। Bertille Columbus environmental evaluation system is used to assess the impact of water resources project। जब भी हम इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करते हैं, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे मेथड हम पढ़ते हैं, चेकलिस्ट पढ़ते हैं, एडोब पढ़ते हैं, नेटवर्क पढ़ते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। वैसे ही एक मेथड है बेटले कोलंबस मेथड। ये बेसिकली US में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बेटले लैब में इसको डेवलप किया गया था US ब्यूरो ऑफ लैंड रिक्लेमेशन में सबसे पहले,
एंड इसका जो मेन काम था, या ये कहिए कि इसको इस्तेमाल किया गया था वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में। ठीक है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक इस पे 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 बार जो है क्वेश्चन आया है बेटले कोलंबस मेथड पे। इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को आप याद करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें कितने पैरामीटर हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि इन सभी पैरामीटर में लीस्ट वेटेज किसका है ना। तो लीस्ट वेटेज किसका है, हाईएस्ट किसका है। ठीक है, एंड ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से आपका लिस्ट मैचिंग का है। लिस्ट 1 है प्रोसेस, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो प्रोसेस में सबसे पहले डेवलपमेंट एक्शन की बात करते हैं। डेवलपमेंट एक्शन आपको क्या बताता है। डेवलपमेंट एक्शन आपको बताता है कि कहीं पे काम चल रहा है ना। अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही हैं। जैसे कि आप जो है कह सकते हो कि एक इंडस्ट्री है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भी वो डेवलपमेंटल एक्शन है। या आप कहो कि कोई हाइड्रो पावर प्लांट है वो काम कर रहा है, अभी प्रोसेस में है, वो भी डेवलपमेंटल एक्शन है। तो डेवलपमेंटल एक्शन आपको क्या बताते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस एंड प्रोसेस। बेस लाइन डाटा, इन्वायरमेंटल बेस लाइन। बेस लाइन से आप क्या समझते हैं। अगर आप बहुत ही साधारण से शब्दों में कहो तो आप कह सकते हैं कि भाई आज, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में है वो, और जो फ्यूचर में होगा उसका कंपैरिजन करने के लिए आपको आज के डाटा की आवश्यकता होगी। कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में आज, यानी कि विदाउट प्रोजेक्ट का जो सिनेरियो है, स्थिति है, उसमें क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हैं। अगर आपके पास में वो डाटा है तभी आप भविष्य में होने वाले इफेक्ट के साथ में उसे कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है, एंड आप जो है सीमेंट इंडस्ट्री लगाना चाहते हो किसी भी शहर में अपने आसपास। आप इमेजिन कर लीजिए जैसे कि भटिंडा। ठीक है, मैं कहूँ कि मुझे भटिंडा में जो है एक सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है। ठीक है, अब मान लो भटिंडा में पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब मेरी इंडस्ट्री अभी लगी भी नहीं, और मैंने वहाँ पे देखा कि भाई डस्ट जो लेवल है एम्बियंट एयर में PM10 एंड PM2.5 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने उस सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया, मॉनिटरिंग कराई, कराने के बाद में जो मैंने डाटा इकट्ठा किया दैट इज़ द बेस लाइन डाटा। आप वहाँ से बेस लाइन मॉनिटरिंग भी शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, आप वहाँ से जो है प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि आपका जो इंडस्ट्री लगा, लगने से पहले क्या स्थिति थी, कंस्ट्रक्शन फेज में क्या स्थिति है, और जब वो प्रोसेस में है तब क्या स्थिति है वहाँ की इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो सिंपली इन्वायरमेंटल बेसलाइन डाटा का बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखो कि भाई क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो इस आंसर के अनुसार क्या होगा,
स्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, या अगर आप डेफिनेशन देखो इसकी तो सिंपली आप कह सकते हो कि किसी भी स्थान पे किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट लगने से पहले की जो स्थिति है वो डाटा क्या कहलाएगा, बेसलाइन डाटा कहलाएगा। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना है ना। प्रिडिक्ट करना एक बहुत आप कह सकते हो भविष्यवाणी करना एक बहुत ही ऐसी टर्म है सिंपली कि भाई ये चीज़ घटित होगी, है ना, ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आइडेंटिफाइड चेंज इन इन्वायरमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आइडेंटिफाइड चेंज इन इन्वायरमेंट। आप जो है सिंपली प्रिडिक्ट करते हो। टेहरी डैम जो है बना, टेहरी डैम जब अंडर कंस्ट्रक्शन था या ये कहिए कि अंडर प्रपोज्ड था तो उस टाइम पे उसका बहुत सारा अपोज किया गया था, है ना। कहा गया था कि भाई अगर यहाँ पे कोई भी मेजर अर्थक्वेक आए या आप कहो कि भाई कोई भी ऐसा अर्थक्वेक आए जिसका मैग्नीट्यूड जो है 8 के आसपास हो तो ये झेल नहीं पाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा और जो उसके आसपास के शहर हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। या आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हो, आपने फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री लगाई, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री लगाने के बाद में आपका जो है एफ्लुएंट आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो वो जब आप EIA कराओगे तो आपको बोलेगा कि भैया इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, ये पानी अगर बाहर जाएगा तो यूट्रोफिकेशन कॉज कर देगा। ठीक है, वो सब क्या है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। मिटिगेशन मेजर्स, मिटिगेट करना, चीज़ों को कम करने की कोशिश करना। ठीक, अगर इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट सुटेबल हम अपना मैच देखें तो कंपनसेशन ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट, हमें कंपनसेट करना है ना? सबसे पहले हमें क्या करना है, अवॉइड करना है कि भैया कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो। ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते तो रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। रिड्यूस नहीं कर सकते तो रेक्टिफाई करना है। अगर रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते तो कंपनसेट करना है। कंपनसेशन देना है लोगों को, प्रोजेक्ट को, जगह को। ठीक है, कंपनसेट करो। आपकी वजह से, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टोन क्रेशर है, उसकी वजह से पड़ोसी का खेत खराब हो गया, उसकी फसलें खराब हो गई तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है EIA का। ठीक है, ये 4 जो प्रोसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरा EIA इन्हीं के आसपास घूमता है। हमारे देश में EIA जो है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, 1994 में सबसे पहली नोटिफिकेशन आई और ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है हमारा EIA है। EIA की पहली नोटिफिकेशन बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें थी। उसके बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई और उसके बाद में 2006 में जो है EIA की सेकंड नोटिफिकेशन आई, उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए। एंड सबसे बड़ा चेंज ये था कि इसमें सभी प्रोजेक्ट को 2 मुख्य भागों में, 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी A एंड कैटेगरी B।
ठीक है। कैटेगरी ए के सारे प्रोजेक्ट सेंटर को दे दिए गए, कैटेगरी बी के सारे प्रोजेक्ट जो हैं स्टेट को दे दिए गए, और कैटेगरी बी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, B1 एंड B2। तो सारा का सारा जो काम था ए प्रोजेक्ट का, ए कैटेगरी का, वो सेंटर देखता था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और बी जो है वो जो है स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है, वो देखती थी। स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाता है, बनाया जाता है, एंड ये जो है फाइनल काम करती है कि भैया प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ये काम होता है बस। बाकी रिकमेंडेशन करना, चीज़ों को देखना, ठीक है, एंड आपका पब्लिक हियरिंग की रिपोर्ट को देखना, स्कोपिंग की रिपोर्ट को देखना, वो सब काम जो है कमेटी करती है। इसके अंतर्गत एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जिसको स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कहा जाता है। ये सारा काम को देखती है, देखने के बाद में फाइल को लास्ट में भेज देती है अथॉरिटी के पास में। अथॉरिटी जो है उसको अपना बता देता है कि भैया ये आप इसको अप्रूव करना है प्रोजेक्ट को या रिजेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है EIA, ना केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। बहुत सारे जॉब जो हैं इसमें होते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 2006 आपने पढ़ना है। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 पढ़ना है। भैया देखिए वो ड्राफ्ट था, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। और 2022 में, अप्रैल 2022 में 2006 की नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट हुई है। जब 2022 के अप्रैल में अमेंडमेंट हुई है 2006 की नोटिफिकेशन में, यानी कि अभी भी उसका पूरा अस्तित्व है, उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है, ठीक है। तो 2020 पे जो है हो सकता है क्वेश्चन तो कहीं से भी वो दे सकते हैं, मर्जी है उनकी, बट आएगा नहीं, ठीक है। वो क्वेश्चन दे के बोल दें कि भैया ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन जो है वो ऐसा दे सकते हैं, कह सकते हैं, बट बात ये है कि जो आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो अभी भी EIA नोटिफिकेशन 2006 ही है, ठीक है ना। उसी में अमेंडमेंट हुई, उसी के अमेंडमेंट के अनुसार जो है अभी भी काम हो रहा है। और जो अमेंडमेंट हुई है अभी अप्रैल 2022 में, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेंगे, उसके आसपास एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इकोलॉजी का है, ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। एक पॉपुलेशन साइज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज 80 हैज़ a growth rate of 0.12 if the population follows logistic growth curve. What is the growth rate constant if the carrying capacity is 240? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है, उसके बाद में से इम्प्लीमेंट करना आपको आता है, तो सब कुछ आसान है ना। हालांकि जब से हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बुक अपनी आप लोगों को दी है, सारे न्यूमेरिकल एक साथ, तब से न्यूमेरिकल का फोबिया ही ख़त्म हो गया है बच्चों से, है ना। अब कोई फोबिया नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है बच्चों के, कोई क्वेश्चन नहीं आते कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सिंपली 2012 से लेके 2021 तक के स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन एक जगह पे आपको सोल्व करके दिए, तो वहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बट फिर भी ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R नॉट डिवाइड बाई 1/k N नॉट डिवाइड K। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज जो है आपका N नॉट वो दिया है आपका 80, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट R नॉट दिया है 0.12, कैरिंग कैपेसिटी K दिया है 240, R आपने कैलकुलेट करना है। सारा डाटा दिया है, तो सारा डाटा जो है आप इसमें पुट करेंगे सिंपली, ठीक है। R इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाई 1/80 डिवाइड बाई
240। तो सिंपली जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18, जो आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल प्रूफ होगी। बच्चों मेहनत करो, ठीक है। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है यहाँ पे अच्छी वीडियो के माध्यम से बताएं कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है, ठीक है। एंड बेसिक क्या है उन टॉपिक्स के पीछे, कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आप आते हैं, क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, ठीक है। इन 40 दिनों में अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। ठीक है बच्चों, जियो बच्चों, टेक केयर। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।